हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। आज हम क्लास 9th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसका फर्स्ट चैप्टर मोशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फोर्स। फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने का ट्राई करता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, तो सिंपल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी, आप उस पर अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो वह ऑब्जेक्ट या तो मोशन में आएगा या मोशन में आने की कोशिश करेगा। और वहीं इसी का अपोजिट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वह ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में आएगा या रेस्ट में आने का कोशिश करेगा। ठीक है, फोर्स टू टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता तो उसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स, और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे 2 न्यूटन फोर्स ईस्ट में अप्लाई हो रहा है और 2 न्यूटन वेस्ट में, 5 न्यूटन नॉर्थ में एंड 5 न्यूटन साउथ में। तो जब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स को कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्टेंट जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 2 2, तो जो ईस्ट वाला है वो पॉजिटिव, वेस्ट वाला निगेटिव, तो 2 से 2 कट हो गया। ठीक है, वही 5 न्यूटन आपका नॉर्थ में लग रहा है, 5 न्यूटन आपका साउथ में है। नॉर्थ वाले को आपने पॉजिटिव लिया तो साउथ वाले को निगेटिव, तो ये क्या होगा 5 से 5 कट, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा जीरो। तो ये क्या हो गया बैलेंस फोर्स। ठीक है, इसी का अपोजिट दूसरा है, ये आप देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने 2 न्यूटन का फोर्स ईस्ट में अप्लाई किया, 3 न्यूटन का वेस्ट में, 5 न्यूटन नॉर्थ में, 10 न्यूटन साउथ में। तो आप ये देखिए यहाँ पे 2 न्यूटन तो ईस्ट में लग रहा है और 3 वेस्ट में, तो ऑब्जेक्ट किधर को मूव करेगा, जिस साइड को ज़्यादा फोर्स होगा तो ये इस साइड को मूव करेगा 3 वाली डायरेक्शन में। वहीं दूसरा क्या है, 5 लग रहा है नॉर्थ को, 10 लग रहा है साउथ को, तो बॉडी किस साइड को मूव करेगी, साउथ की ओर। तो इसका रिजल्टेंट इस तरीके से वेस्ट और साउथ, साउथ वेस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस फोर्स क्या होता है जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, अनबैलेंस फोर्स जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही बने रहना चाहती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बने रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है। अगर वो मोशन में होगी तो मोशन में बने रहना चाहेगी, रेस्ट में होगी तो रेस्ट में बना रहना चाहेगी। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या हो गया, इनर्शिया भी किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है चेंज ऑफ स्टेट के। सही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो वो ये प्रॉपर्टी इनर्शिया क्या करेगा, उसका अपोज करता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है। इनर्शिया क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट का अपोज। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट टेबल में रखी है, कोई बुक आपकी टेबल में है, तो वो टेबल में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता ना कि कोई आपने बुक टेबल में रखी है, वो खुद ब खुद एक कोने से दूसरे कोने जा रही है, वो कब जाएगा, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप का इनर्शिया होता है। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है
तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। आप उसका अगर पोजीशन चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, उसका अपोज करेगी। इसको हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर आप किसी रुकी हुई बस में बैठे होते हैं, बस अगर अचानक चलना स्टार्ट करती है तो आप पे एक क्या लगता है, झटका लगता है पीछे की ओर। ठीक है, ये आप डायग्राम में देखिए, ये अगर ये रुकी हुई कोई बस है और इस बस ने अचानक से चलना स्टार्ट किया तो आप पे झटका एक पीछे की ओर लगता है। ये किसके कारण होता है, इनर्शिया के कारण। क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्ट में रहती है और बस चलना स्टार्ट कर देती है, तो हमारी बॉडी एकदम मोशन में नहीं आ पाती है। तो इसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और तो हम उसको अगर रेस्ट में लाएंगे तो वो क्या करेगा, रेस्ट में आने का अपोज करेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही बना रहना चाहेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी क्या है, अगर आप किसी बस में बैठे हो, बस ने अचानक ब्रेक लगाया तो आपका क्या होगा, बॉडी क्या रहती है, मोशन में रहती है, जिस कारण हमारा जो हेड होता है वो नेक्स्ट सीट पे टकरा जाता है। ठीक है, तो आपको सिंपल दो चीजें समझ में आएगी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बना रहना चाहती है, अगर हम उस पर जब तक कि फोर्स ना अप्लाई करें। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो गया कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही बना रहना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करें तो वो उसका अपोज करेगी। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने किसी पत्थर को रोटेट कर रहे हो, सही है, तो ये इसी डायरेक्शन में रोटेट करते रहना चाहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने देखा फोर्स। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने का ट्राई करता है या चेंज करता है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप का फोर्स होता है, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है उसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट हमने देखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही बना रहना चाहती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही बना रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, फिर हमने देखा इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, किसी भी बॉडी के चेंज ऑफ स्टेट का अपोज करना। ठीक है, यहाँ पे हमने थ्री टाइप के इनर्शिया देखा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट स्टेट का अपोज करेगी। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, हम उसको रेस्ट से मोशन में लाएंगे तो वह इसका अपोज करेगा। नेक्स्ट था इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम उसको रेस्ट में लाएंगे तो वह क्या करेगा, अपोज करेगा। ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वह उसी डायरेक्शन में मूव होता रहना चाहेगा। अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लीनियर मूवमेंट। लीनियर मूवमेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसको हम p से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कोई बॉडी है और इसका मास है m और ये v स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, m इंटू वी। इसको हम p से डिनोट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ ये है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसके रेट चेंज ऑफ मूवमेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है,
हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसका मूवमेंट उतना चेंज होगा। सही है। ये आप सिंपल देखिए, ये कोई बॉल है, सही है, आपने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये कुछ डिस्टेंस तक मूव करेगी। वही आप इस सेम बॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, और मोर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो सिंपल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उसके चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। आप इसका डेरिवेशन इस तरीके से समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट m है, सही है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, सही है। तो इसका इनिशियल मूवमेंट क्या हो गया, m इंटू यू, और फाइनल मूवमेंट m इंटू वी। सही है, हमने क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, सही है। आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया है, तो अब उसका जो वेलोसिटी होगी वो होगी v, तो उसका इनिशियल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, m इंटू यू, फाइनल मूवमेंट क्या होगा, m इंटू वी। ठीक है, तो चेंज ऑफ मूवमेंट क्या हो गया, फाइनल मूवमेंट अपॉन इनिशियल मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपने mv माइनस एम यू क्या हो गया, चेंज ऑफ मूवमेंटम। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या था, चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल था, फोर्स। सही है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो क्या है, चेंज ऑफ मूवमेंट के प्रोपोर्शनल है। तो ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा k। सही है, तो ये क्या हो गया, F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। और अब आपको पता है एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ये इस फॉर्म में आ गया, फोर्स इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर से आपने m को कॉमन ले लिया, तो जो ये वाला टर्म है ये v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से आपने t की वैल्यू निकाल दी, सेम मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से, तो t की वैल्यू आएगी v माइनस यू अपॉन ए। तो जो ये पूरी वैल्यू है ये क्या हो गया, a हो गया, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपका जो ये फोर्स बना F इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करते हो वो उसके रेट चेंज ऑफ मूवमेंट के प्रोपोर्शनल में होता है। तो आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास था m, ठीक है, ये इनिशियली u स्पीड से मूव कर रहा था, आपने इस पर F फोर्स अप्लाई किया, अब ये क्या कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका इनिशियल मूवमेंट क्या हो गया, m इंटू यू। सही है, फाइनल मूवमेंट क्या हो गया, m इंटू वी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो ये चेंज ऑफ मोमेंटम है एम वी माइनस एम यू, सही है, ये क्या होता है, ये होता है चेंज ऑफ मोमेंट। तो सेकंड लॉ ऑफ मोमेंट क्या कहता है, जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज ऑफ मोमेंट अपॉन टाइम के। ठीक है, तो आपने इस वैल्यू में इसकी वैल्यू पुट की, तो आपका जो ये आया F इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। यहाँ से m को आपने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना, v माइनस यू अपॉन टी। ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है एक्सेलरेशन की, तो ये क्या बन गया, m F इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन के सेकंड लॉ से हम किसको फाइंड आउट करते हैं, फोर्स को। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होती है डायन। ठीक है, एक यूनिट अब हम डिस्कस करेंगे 1 न्यूटन को। 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जो 1 केजी मास के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या कहेंगे, 1 न्यूटन फोर्स। या आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, 1 केजी। अब हमें मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायर्ड है कि इसका जो एक्सीलरेशन क्या हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 न्यूटन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जो 1 केजी के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स प्रोड्यूस करे। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू होगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 केजीएफ इक्वल टू होगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है
इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अप्लाई करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने एक लार्ज फोर्स 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया 2 सेकंड के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्पल्स फोर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है इम्पल्स फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कोई भी एक्शन करते हो उसका आपको इक्वली एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, ये कोई बॉडी है, आपने इस पर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी भी आप पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर हम स्विम करते हैं तो हम वाटर को पीछे को धकेलते हैं अपने हाथों से, और उतना ही फोर्स वाटर भी हम पे लगाता है और वाटर हमको आगे को धकेलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल है, जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो गन से क्या होता है, एक बैकवर्ड फोर्स लगता है, क्योंकि जो बुलेट आगे को फॉरवर्ड मूव होती है तो वो एक इक्वली एंड अपोजिट फोर्स बैकवर्ड में लगाती है। तो ये क्या हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ। कोई भी फोर्स अगर आगे को लग रहा है तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक ही आपने इस तरीके से ये घोड़ा गाड़ी देखी होगी, तो यहाँ पे जो ये घोड़ा होता है, ये रोड पे जितना फोर्स अप्लाई करता है तो रोड भी क्या करती है, घोड़े पे उतना ही फोर्स आगे को अप्लाई करती है, इसीलिए ये पूरा जो घोड़ा गाड़ी है आगे को मूव करता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आपने किसी को थप्पड़ मारा तो वो भी तो आपको थप्पड़ मारेगा, वो आपको ये थोड़ी बोलेगी कि हाँ भाई ये दूसरे गाल पे थप्पड़ मार। ये गांधी जी वाला टाइम नहीं है, ये इक्वल एंड अपोजिट वाला, अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो आपको भी थप्पड़ मारेगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट क्या कहता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो जो उसका टोटल लीनियर मूवमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो उसका लीनियर मूवमेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप इसको इस तरीके से प्रूव करेंगे हम, ये एक ऑब्जेक्ट है m, दूसरा है m2, दोनों u1 और u2 की स्पीड से मूव कर रहे हैं। इन पे क्या हो गया, ये एक दूसरे से टकरा गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये FA और FB दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई किया है। अब क्या हो गया, ये आप टकराने के बाद जो फर्स्ट बॉडी है वो V1 स्पीड से मूव करेगी, जो सेकंड बॉडी है वो V2 स्पीड से मूव करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर दिया कि यहाँ पे 2 बॉडी हैं, A एंड B, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, U1 एंड U2। सही है, मास क्या है, M1 एंड M2। जब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो ये आपस में टकराते हैं, उसके बाद इनका जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, V1 और V2। सही है, तो जो यहाँ पे बॉडी B पे बॉडी A ने कितना फोर्स लगाया, M2 इक्वल टू V2 माइनस U2 अपॉन T। ठीक है, ये कैसे हमने फाइंड किया, ये हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फाइंड आउट किया, F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये कहाँ से फाइंड आउट किया था हमने, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो सेम चीज ये यहाँ पे देखिए आप, जो सेकेंड बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है फर्स्ट बॉडी के कारण वो क्या है, F इक्वल टू M2 V2 माइनस U2 अपॉन टी। सही है, और अगर ये फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ से जो ये सेकंड बॉडी है बी बॉडी है वो ए पे भी फोर्स लगाएगा, तो उसने कितना फोर्स लगाया, एफ बी की वैल्यू क्या है, M1 V1 माइनस U1 अपॉन टी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही तो दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी, किससे, न्यूटन के थर्ड लॉ से। ठीक है,
तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल रखोगे। इक्वल क्यों रखा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है। तो एफ ए ने जितना फोर्स लगाया उतना ही एफ बी भी फोर्स अप्लाई करेगा। तो आपने ये इक्वेशन इक्वल रख दी, तो यहाँ पे टी से टी कट हो गया, आपने ये यहाँ पे इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या बन गया, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसका मीनिंग क्या है कि इन ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मूवमेंट था टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आपने इस इक्वेशन से कंक्लूड किया कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ जो मूवमेंट होगा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, हमने पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने फोर्स को डिस्कस किया। तो फोर्स क्या था, एक एक्सटर्नल एफर्ट था जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को या तो चेंज करेगा या चेंज करने का ट्राई करेगा। फोर्स क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। सही है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या थी, न्यूटन। ठीक है, आपने इसको ऐसे समझा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप उस पर अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में आएगा या रेस्ट में आने की कोशिश करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वह ऑब्जेक्ट या तो मोशन में आएगा या मोशन में आने का ट्राई करेगा। ठीक है, फिर आपने देखा यहाँ पे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या हुआ, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है तो उसको आप कहते हो बैलेंस फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता तो उसको आप कहते हो अनबैलेंस फोर्स। उसको आपने ये डायग्राम के थ्रू समझा, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। वहीं अगर 2 न्यूटन का ईस्ट में लग रहा है और 5 न्यूटन का वेस्ट में लग रहा है तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है। फिर आपने देखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का सिंपल सा मीनिंग है कि स्टेट चेंज का अपोज होना। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 3 टाइप के इनर्शिया देखे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बने रहना चाहती है, अगर हम उसको मोशन में लाएंगे तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। दूसरा था इनर्शिया ऑफ मोशन, ये क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में बना ही रहना चाहेगा, और अगर हम उसको रेस्ट में लाएंगे तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। नेक्स्ट था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव होते रहना चाहेगी, अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल आपने देखा कि आप किसी रुकी हुई बस में बैठे हो, जैसी बस स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी क्या होती है, रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन बस क्या होती है, मोशन में आ जाती है, इसलिए हमें एक पीछे को एक क्या लगता है, फोर्स लगता है। नेक्स्ट है, हम एक चलती हुई बस में अगर अचानक ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है, तो उसको रेस्ट में आने में टाइम लगता है, इसलिए हमें क्या लगता है, आगे की ओर एक क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा लीनियर मूवमेंट। लीनियर मूवमेंट क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सही है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमने देखा न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उसके रेट चेंज ऑफ मूवमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कोई बॉडी एम है, सही है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है, आफ्टर टी टाइम उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, तो उसका जो मूवमेंट, इनिशियल मूवमेंट हो गया वो क्या हो गया, m1 u1, फाइनल मूवमेंट हो गया mv, तो चेंज ऑफ मूवमेंट क्या हो गया, mv माइनस mu। तो हमने बोला जो हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उस पर क्या हो गया, mv माइनस mu अपॉन टी। तो यहाँ से आपने m कॉमन लिया तो v माइनस यू अपॉन टी बना। v माइनस यू अपॉन टी क्या है, एक्सेलरेशन, तो आपका यहाँ से f इक्वल टू m इंटू ए बना। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी u, आपने इस पर f फोर्स अप्लाई कर दिया, अब इसकी स्पीड कितनी होगी v, सही है, तो इसका चेंज ऑफ मूवमेंट क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ मूवमेंट हो जाएगा एम वी माइनस एम यू, और रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम टी से डिवाइड कर देंगे, ये किसके इक्वल था, एफ के, यहाँ से एम कॉमन आएगा तो एफ इक्वल टू एम
v माइनस यू अपॉन टी, और जो ये v माइनस यू अपॉन टी ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल। तो यहाँ पे आपको मिल गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, डायन। ठीक है। अब आपने एक न्यूटन को डिफाइन करना है, तो एक न्यूटन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स टू रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ मास टू प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपको 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो वहां पे आपको जितना फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 1 kg पर मीटर स्क्वायर के, और 1 kg अब इक्वल होता है 1.9 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, जब कोई एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं हम किसी बॉडी पे, उसको कहते हैं हम इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है। एग्जांपल के लिए आपके बेल को बजाते हो, जो स्कूल में बेल होती है, आप उस पर क्या करते हो, एक फोर्स अप्लाई करते हो तभी उस पर आवाज़ आती है। तो आप क्या कर रहे हो, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए अप्लाई करो, तो वो क्या हो गया, इम्पल्सिव। ठीक है। ये क्या होता है, इसका यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड। ठीक है। इसको हम एफ इंटू टी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, हम जो भी एक्शन करते हैं उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या था, अगर कोई पर्सन स्विम कर रहा है तो वो पानी को पीछे को धकेलता है, और पानी क्या करता है, हमको आगे को धकेलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, कोई भी अगर हम क्या करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं गन से, तो जो गन आगे को मूव हो रही है, जो बुलेट आगे को मूव हो रही है, तो वो गन पे एक बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करती है। इसीलिए हमें जब हम गन को यूज करते हैं तो एक बैकवर्ड फोर्स लगता है। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल क्या है, जो ये घोड़ा गाड़ी होती है, तो घोड़ा जितना फोर्स रोड पे अप्लाई करता है, रोड उतना ही फोर्स क्या करते हैं, घोड़े पे भी अप्लाई करती है, इसीलिए घोड़ा गाड़ी आगे को चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या था, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो उसका टोटल मूवमेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपने इसको इस तरीके से समझा, कोई दो बॉडी हैं, सही है, ए और बी। ए क्या कर रहा है, u1 स्पीड से मूव कर रहा है, m2 क्या कर रहा है, v2 स्पीड से मूव कर रहा है। सही है। तो ये क्या हुआ है, ये कुछ टाइम बाद ये आपस में इनमें कोलिजन हो गया। अब ए ने बी पे कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ बी। सही है। और बी ने ए पे कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ ए। अब कोलिजन के बाद ये क्या होते हैं कि जो ए वाला है वो v1 स्पीड से मूव करेगा, और जो बी वाला है वो v2 स्पीड से मूव करेगा। तो आपने इसका यहाँ पर से न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम से ये वाली इक्वेशन फर्स्ट के लिए बनाई, और ये वाली इक्वेशन सेकंड के लिए। अब आपने न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या देखा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड रिएक्शन। तो आपने इन दोनों को इक्वल रखा, यहाँ पे आपका टी से टी कट गया, तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 कैलकुलेट होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो जो एल्जेब्रिक सम होगा मूवमेंट का वो क्या होगा, इक्वल होगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपके दो टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे। फर्स्ट वाला आपका फोर्स इक्वल टू मास अपॉन एक्सेलरेशन बेस्ड न्यूमेरिकल बनेंगे, जिसमें m दिया होगा आपको, ये होगा मास, और एक्सेलरेशन आप पहले फाइंड आउट करोगे मोशन की इक्वेशन से, जो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, फाइनल वेलोसिटी दी होगी, टाइम दिया होगा। इससे आप पहले एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, देन आपका फोर्स कैलकुलेट होगा। सही है। आपको ये बोला गया होगा कि कोई 2 kg की कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 मिनट उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। सही है। और t क्या है, टाइम पीरियड। तो इससे आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे, फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, F इक्वल टू एम ए। यहाँ पे आपको मास भी दिया है और एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करोगे, तो आप इजीली फोर्स को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल बनेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट, इस वाले फॉर्मूले से। इसमें आपको दो मास दिए होंगे,
जो आपस में क्या कर रहे होंगे, कोलिजन कर रहे होंगे, जिसमें इनका इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा और एक बॉडी का फाइनल वेलोसिटी दिया होगा, दूसरे का फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों टाइप वाले न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है और आपको इस कंप्लीट चैप्टर की स्टडी करनी है। जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं।